नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला मौजूद रहेंगे और 18 विभागों के साथ चर्चा की जाएगी। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर अब 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले जुर्माने की रकम 500 रुपए थी, लेकिन अब पुलिस 2000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। मास्क न लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 2000 रुपए का चालान होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साफ किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की कि वो ये सुनिश्चित करें कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे वो खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वो अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे। शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा। G20 देशों के लीडर्स की इस साल की दूसरी बैठक है। इससे पहले मार्च में बैठक हुई थी। इस बार हो रहे शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर होगा। कुरुक्षेत्र में थानेसर बीडीपीओ कार्यालय में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी पॉजिटिव होने के बावजूद अधिकारी लापरवाह दिख रहे हैं। बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की पावर बीडीपीओ को दी गई है। आपदा खंड कार्यालय में लगभग 3 लोगों पर ही बिना मास्क जुर्माना लगाया गया है, जिससे अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में खुले में शौच से जनता को निजात दिलाने के दावे कागजों तक सिमटे नजर आ रहे हैं। शहर में लाखों की लागत से बनाए गए ज्यादातर ई टॉयलेट बंद हैं। जो खुले हैं उनकी हालत खस्ता है। कुछ ई टॉयलेट से पानी की व्यवस्था ही उनमें नहीं है, तो कुछ में गंदगी का अंबार है। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और टेंडर खत्म होने की बात बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नूह के ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए ओल्ड तहसील कैंपस में भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। डीसी का कहना है कि अब धन की कमी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी। डीसी ने कहा कि जिले में आईटीडीआर योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं या धीमी गति से काम हो रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी। मेवात मॉडल सोसाइटी मुख्य प्लानिंग बॉडी पर काम करेगा। नूह के अब लाइसेंस बनने और रिन्यू होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले करीब 1 दशक से लाइसेंस न बनने और नवीनीकरण न होने की वजह से बेरोजगार हो चुके 40 से 50 हजार ड्राइवरों को राहत मिलेगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए होने वाली ड्राइवरों की ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों से ली जा सकती है। डीसी ने कहा कि चालकों के लाइसेंस न सिर्फ नए बनाए जाएंगे, बल्कि जिन चालकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे थे, उनको भी जल्द से जल्द रिन्यू किया जाएगा। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालु पहुंचे, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। यमुनानगर में छठ बड़े उत्साह से मनाया गया। यमुना किनारे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख और शांति की कामना की। हरियाणा में 30 नवंबर तक एक बार फिर से स्कूलों को बंद किया गया है। स्कूलों में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पहले सबको लगा था कि शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाएं, तब उन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति को देखकर फैसला लिया जाएगा कि स्कूल खोलने चाहिए या फिर नहीं।
26 तारीख को किसानों की ओर से दिल्ली कूच करने पर सीएम ने कहा कि फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मंडियां पहले जैसी चल रही हैं, इसलिए किसानों को दोबारा विचार करना चाहिए। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है। उसे सहकारिता विभाग पूरा करेगा ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। किसान संगठनों के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच करने के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। सिरसा में कृषि कानून के विरोध को लेकर नाथूसरी चौपटा में किसान नेता रणधीर जोधंका ने किसानों के साथ बैठक की। बैठक में 16 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान नेता रणधीर जोधंका ने बताया कि दिल्ली कूच के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। किसानों का जत्था सिरसा की बजाय डबवाली से रवाना होगा। साथ ही उन्होंने किसानों से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मिनी सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय परिसर में चल रहे सरकारी विभागों के कार्यालय की विस्तार से जानकारी ली। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को तुरंत निदान के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ आम नागरिक को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा पर कोरोना का असर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर इस बार छठ पूजा के लिए सीमित मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे। छठ पर्व पर सिर्फ 50-50 लोगों को ही आने की अनुमति मिली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए 10वीं और 12वीं के रीअपियर के परीक्षा परिणाम। 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा 32.97%, तो 12वीं के 47.89%। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा को दी जानकारी। कैथल के स्वास्थ्य विभाग में 63 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद नजर आए। नगराधीश सुरेश रविश के औचक निरीक्षण के दौरान खामियां भी पाई गई। इसके बाद कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नदारद 63 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे। गुरुग्राम में कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत संस्थानों में आंतरिक शिकायत कमेटी गठित करने पर बल दिया जा रहा है और उनकी कार्यप्रणाली अधिकारों के बारे में कर्मचारियों को बताया जा रहा है। चीन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को लेकर जरूरी टिप्स दिए जाएंगे। फरीदाबाद में महिला और बाल विकास विभाग हरियाणा ने महिलाओं को बांटी सैनिटरी नैपकिन। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। महिला जागरूकता कैंप में बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता के अलावा गांव के सरपंच अंजू यादव ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से ही जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 30 नवंबर तक छुट्टी कर दी है। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं उन स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों की जांच कराई गई है, जिसमें सभी स्वास्थ्य पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा कोसली में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सरकार के दिए आदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को स्कूल में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। विधानसभा कोसली में ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बसों से तीसरी और 8वीं क्लास के बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है। महामारी के बीच बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के मुंह पर मास्क नहीं नजर आए। सिरसा में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों और बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ ले चुके लोगों ने बताया कि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और दूसरे लोगों को भी इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गोहाना में पराली जलाने के मामले में पिछले साल की तुलना में कमी आई है और किसान अपने खेतों से पराली को 1500 रुपए में बाहर से आने वाले व्यापारियों को बेच रहे हैं, जिसे व्यापारी चारा बनाकर आगे दिल्ली बेच रहे हैं।
तुड़ी की कमी के कारण पराली की महत्वता और डिमांड हर साल बढ़ रही है। न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी लोग चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गोहाना में इस समय 117 केस फसल अवशेष जलाने के सामने आ चुके हैं। इनमें से 18 किसानों के करीबन 45,000 का जुर्माना वसूला गया है। सब्जियों का हब होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। दूरदराज की मंडियों में किसानों को औने पौने दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है। खासकर महिला किसानों को भारी परेशानी होती है। महिला किसान ने बताया कि समय की बर्बादी के साथ काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में सरकार को रादौर में स्थायी मंडी का निर्माण कराकर उन्हें राहत देनी चाहिए। सब्जी मंडी के प्रधान ने बताया कि वो लंबे समय से रादौर में सब्जी मंडी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों को मंडी के अभाव में हो रहे शोषण से निजात मिल सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले लंबे समय से आरटीओ विभाग को ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर दिक्कत सामने आ रही है। उसी के मद्देनजर सरकार ने सभी 22 जिलों में वेइंग मशीन उपलब्ध करवाई ताकि ओवरलोडेड वाहन का मौके पर ही वेट करके उस पर जुर्माना किया जा सके। यमुनानगर में भी ये सिस्टम शुरू कर दिया गया। आज के अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक 85 चालान किए जा चुके हैं, जिनमें 39 लाख का जुर्माना वसूला गया है। आज के अधिकारी ने बताया कि सभी जगहों पर आने वाले ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे ताकि दुर्घटना ना हो। ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग के दौरान अधिकारियों की लोकेशन बताने वाले 3 ग्रुप को डिलीट करवाया गया है। नूंह में मेवात विकास अभिकरण के चलाए जा रहे 8 मेवात मॉडल स्कूलों को जल्द ही शिक्षा विभाग में समायोजन हो सकता है। मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जिला उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ प्रपोजल बनाने के आदेश दिए बल्कि शिक्षा विभाग के समायोजन में जो पेचीदगियां सामने आ रही हैं उन्हें भी जल्द से जल्द दूर करने को कहा है। रतला के फतेहपुर गांव का मवेशी अस्पताल इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक तरफ जहां मवेशी अस्पताल में गंदगी की भरमार है तो अस्पताल परिसर की हालत भी दयनीय बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टर गांव के सरपंच पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि कई बार ग्राम सरपंचों को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नूंह डिपो परिसर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर गेट मीटिंग हुई, जिसमें 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर चर्चा की गई। तालमेल कमेटी का कहना है कि सरकार रोडवेज विभाग का निजीकरण कर रही है। सरकार रोडवेज में सरकारी बस लाने की बजाय प्राइवेट बसें ठेके पर ले रही है, जिससे रोडवेज प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और जनता की सुविधा छीन ली जाएगी। कमेटी ने सरकार से मांग की कि रोडवेज के बेड़े में 14,000 सरकारी बस शामिल की जाएं, जिससे प्रदेश के लगभग 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनता को सस्ती और सुरक्षित सुविधा मिलेगी। नूंह में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने नशा मुक्त समाज कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि 21 नवंबर से वो सतपुतियाका हुसैनपुर गांव से नशा मुक्त समाज कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की निदेशक से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात भी कही। सोहना के गांव मोहम्मदपुर गुर्जर में भयंकर आग लग जाने के कारण किसान की करीब 10,000 बाजरे की पुलिया जलकर राख हो गई। किसान ने इन पुलिया को बेचने के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 6 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सोनीपत के कुंडली में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया और युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुंडली थाने के अंतर्गत आने वाले मॉल में 5 स्पा सेंटर्स पर रेड मारी। पुलिस ने स्पा सेंटर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो वहां पर भारी संख्या में लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। 27 युवतियों और 17 युवकों को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर चलाने वाले 5 मालिकों में से 3 को गिरफ्तार किया गया, 2 की तलाश जारी। पलवल में आयशर कैंटर पर पाक का झंडा लगाकर चलने वाले आरोपी को पुलिस कैंटर सहित काबू कर लिया गया है, जबकि आरोपी का दूसरा साथी मौके से फरार है। कैंटर में जानवरों की हड्डियां थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 153B की और पशु क्रूरता सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने वकीलों के चैम्बर में घुसकर एक वकील पर बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने वकील शैलेंद्र पर कई वार किए। हाल वकील को पास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करे। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर वकील पर हमला किया गया। सोनीपत के जवाहर नगर की रहने वाली महिला को जानवरों की देखभाल करना महंगा पड़ गया। पड़ोस की रहने वाली 3 महिलाओं ने उसे बुरी तरह से पीटा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला ने पड़ोस की रहने वाली महिलाओं और पुरुषों पर मारपीट के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि जानवरों की देखभाल करना पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा। पानीपत के पूर्व पार्षद आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित होने के बाद एडीजीपी संदीप खिरवार के साथ अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पूर्व पार्षद और उनके साथी का पता नहीं चल पाया है। पूर्व पार्षद और उसके साथी ने नहर में छलांग लगाने के बाद से तलाश उसकी चल रही है। मामले में संदीप खिरवार ने कहा कि उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि सारे एंगल्स की जांच की जा सके। चलाने में चाय पत्ती के सेल्समैन ने लुटेरों ने 15,000 रुपए लूट लिए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि चायपत्ती का सेल्समैन रास्ते से जा रहा था, तभी दो लुटेरों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और चाकू की नोक पर उसे कैश लूट लिया। इंद्री करनाल रोड पर अनाज मंडी के सामने तेज रफ्तार ट्रॉले चालक ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश में कोरोना के 3,104 नए केस मिले, 25 मरीजों की जान चली गई। कुल आंकड़ा 2,12,000 के पार हुआ। अब एक्टिव केस 19,067 से ज्यादा। गुरुग्राम में 793 नए मरीजों की पहचान हुई, 3 मरीजों की जान चली गई। टोटल केस 42,000 के पार हुए। फरीदाबाद में 489 नए केस मिले, 5 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कुल केस का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंचा। देश में 24 घंटे में 46,288 नए केस मिले, 563 मरीजों की मौत हुई। 90,50,000 से ज्यादा टोटल केस, 4,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 6,608 नए केस, 118 लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 155 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,511 के पार। अभी भी 78,272 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,688 नए केस, अभी भी 13,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,568 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,840 नए केस, अब तक 4,91,131 से ज्यादा मरीज ठीक, 23,357 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 2,762 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा 2,37,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,221 नए मामले, कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,59,000 के पार, 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,89,00,000 के पार, अब तक 13,77,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,64,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,22,00,000 के पार, अब तक 73,16,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,68,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 60,20,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 20,39,000 के पार, अभी भी 4,53,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 35,311 मरीजों की मौत।